ये है वो वीडियो जिसमें एक देश की प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गई। और ये कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और जैसे ही प्रधानमंत्री अपने रेजिडेंस को छोड़कर जाती हैं, ठीक उसके कुछ देर बाद ही प्रोटेस्टर उनके रेजिडेंस में अटैक कर देते हैं और सामान को लूटना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं, फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश यानी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता भी हैं, उनकी मूर्ति तक को तोड़ा जाता है। और देखते ही देखते इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने कब हिंसक रूप ले लिया पता भी नहीं चला। देश के कई इमारतों को जला दिया गया। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदू, इनके मंदिरों और इनकी मूर्तियों पे अटैक करके इन्हें तोड़ दिया गया और साथ ही साथ इन माइनॉरिटीज पे भी अटैक किया गया। लेकिन अब एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या किया शेख हसीना ने कि जिससे लोग इतने ज्यादा हिंसक हो गए और प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो पे। अब इस प्रोटेस्ट के पीछे का मेन कारण है कोटा सिस्टम। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो जितनी भी सरकारी नौकरियां थी उसमें 56% तक सीटें रिजर्व थी और सिर्फ 44% जॉब्स में मेरिट बेस पे सरकारी नौकरी मिलने के चांस थे। और जो ये 56% रिजर्वेशन थी वो कुछ ऐसे डिवाइडेड है जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रिजर्व्ड है, 10% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% माइनॉरिटीज के लिए और 1% फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए। अब इस पूरे कोटा सिस्टम में लोगों को दिक्कत थी तो बस इस 30% आरक्षण से, जो कि दिया जा रहा था स्वतंत्र सेनानी के ग्रैंड चिल्ड्रंस को। और जो ये स्टूडेंट्स सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनको इसी सिस्टम में सुधार चाहिए था। अब इस 30% आरक्षण वाले सिस्टम को समझने के लिए हमको पहले बांग्लादेश का इतिहास समझना होगा। अब इस सब की शुरुआत होती है आजादी के टाइम से, जब पाकिस्तान भारत से अलग होता है। उस टाइम पे पाकिस्तान के दो भाग हुए, एक जो आज का पाकिस्तान है वो बना वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा जो आज का बांग्लादेश है वो बना ईस्ट पाकिस्तान। अब क्योंकि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ था और बांग्लादेश में मेजोरिटी में लोग मुस्लिम्स थे तो उनको बांग्लादेश दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। अब क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा लोग बंगाली बोलते थे, फिर भी पाकिस्तान का हिस्सा होने की वजह से उनके ऊपर थोपी गई उर्दू और बना दिया गया उर्दू को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली हमें उस समय। और फिर इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लग गया था। लेकिन चीजें तब बिगड़नी शुरू होती है जब 12 नवंबर 1970 को भोला नामक एक साइक्लोन ईस्ट पाकिस्तान में तबाही मचा देता है और इसमें 3 से 5 लाख लोग मारे जाते हैं। Time and again, they've ravaged India, Bangladesh, and their neighbors. One such cyclone in 1970 left over 150,000 dead. और इतनी तबाही होने के बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान इसमें बहुत ही कम मदद करता है ईस्ट पाकिस्तान की। अब आग में घी डालने का काम तब शुरू हुआ जब साल 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। अब क्योंकि पाकिस्तान में कुल 300 सीटें थी, जिनमें से वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीटें थी और ईस्ट पाकिस्तान के पास थी 162 सीटें। और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सब लोग शॉक हो गए क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में एक ही पार्टी ऐसी थी जिसने 138 में से 81 सीटें जीती और ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी ऐसी थी जिसने 162 में से 160 सीटें जीती और वो थी अवामी लीग पार्टी, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। यानी अब ऐसा होना था कि ईस्ट हो या वेस्ट पाकिस्तान, दोनों पे फुल कंट्रोल होता अवामी लीग पार्टी का। अब इस इलेक्शन के रिजल्ट से नाखुश वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और वहाँ की मिलिट्री ने इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से ही मना कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इन सब को देख वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिया। इनमें से कई सारे मासूम लोगों को मरवा दिया और साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान, जो कि उस समय के सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर हुआ करते थे, उनको भी अपनी जेल में लाके बंद कर दिया। और जब बांग्लादेश में इतने सारे अत्याचार हो रहे थे तो इन अत्याचार को देख बांग्लादेश में स्वतंत्र सेनानियों का एक दल सामने आया जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, जिसकी मदद करी थी भारत सरकार ने।
अब ये क्यों और कैसे करी, ये खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। जिसके बाद मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को हरा दिया और फिर 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिल जाती है। जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान अपनी जनता से एक वादा करते हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और या फिर वो महिलाएं जिन्होंने अत्याचार सहे थे, उनको छूट दी जाएगी सरकारी नौकरियों में। अब इस कोटा सिस्टम को लागू किया गया साल 1972 में और शुरुआती दौर में इस कोटा सिस्टम में 30% सीटें रिजर्व्ड थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% महिलाओं के लिए और 40% सीटें रिजर्व्ड थी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। और ठीक इसके 25 साल बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए। अब साल 1997 में इस कोटा सिस्टम में सरकार ने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी ऐड कर दिया और सरकार ने रीजन दिया कि इन 25 सालों में कई फ्रीडम फाइटर्स की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से इनके बच्चों को ये आरक्षण दिया जा रहा है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई साल 2010 से, जब एक और बार इस सिस्टम में बदलाव किया गया और अब आरक्षण इनके बच्चों को भी दिया जाने लगा, यानी फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन तक को दिया जाने लगा। और इसी बात से नाराज साल 2018 में बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कोटा सिस्टम के खिलाफ और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि सरकार को इस सिस्टम में दोबारा से एक बदलाव करना पड़ा और सरकार ने इस कोटा सिस्टम को 2018 में खत्म कर दिया। लेकिन ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदार और उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस 2018 में हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं सरकार के लिए गए फैसले के खिलाफ और फिर 5 जून 2024 को हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना देता है और कहता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो गैर कानूनी और असंवैधानिक था। और जैसे हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है तो पूरे देश भर में सरकार और शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोटा सिस्टम को तो दोबारा लेके आई हाई कोर्ट, तो फिर लोग शेख हसीना के पीछे क्यों पड़ गए? तो इस सब के पीछे 2 बड़े रीजन थे, क्योंकि शेख हसीना अवामी लीग पार्टी की थी और ये वही पार्टी थी जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी भी थी। और दूसरी तरफ पिछले 15 साल से शेख हसीना रूल कर रही थी बांग्लादेश पे और अपोजिशन पार्टी की आवाज को दबाने का काम भी कर रही थी। इसके बाद अपोजिशन पार्टी बीएनपी भी स्टूडेंट के साथ खड़ी हो गई और दूसरी सबसे बड़ी गलती थी स्टूडेंट के खिलाफ जाना और उनको रोकने के लिए बड़ी फोर्स का यूज करना। और जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो सरकार ने इसके खिलाफ मिलिट्री को भी यूज करा और इतना खून खराबा हुआ कि लोग देखते ही रह गए। और 10 जुलाई को सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है हाई कोर्ट के लिए गए फैसले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट जब तक इसमें अपनी कोई राय देता तब तक ये प्रोटेस्टर इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं कि जो पुलिस फोर्स और जो मिलिट्री होती है वो इनके ऊपर टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद भी प्रोटेस्टर इसलिए नहीं रुक, क्योंकि उनका कहना था कि अब हमें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं रहा और शेख हसीना को अब रिजाइन देना ही पड़ेगा। और इस सब के बाद शेख हसीना का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है और वो उस बयान में कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है स्वतंत्र सेनानियों से। अगर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन मिलेगा? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন। अब जो ये शब्द रजाकार यूज करती है तो वो क्या है? तो बेसिकली आजादी से पहले 2 बड़े ग्रुप हुआ करते थे बांग्लादेश में। एक था रजाकार बाहिनी और दूसरा था मुक्ति बाहिनी। अब जो ये रजाकार बाहिनी थे ये वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट में थे और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खून खराबे और घिनौने काम किए थे, जिस वजह से रजाकार का मतलब आज तक बांग्लादेश के अंदर गद्दार और देशद्रोही माना जाता है। और शेख हसीना के इस बयान के बाद स्टूडेंट्स और ज्यादा गुस्सा हो गए और ये प्रोटेस्ट और ज्यादा आक्रामक हो गया, इतना कि कुछ ही दिनों में 100 से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे गए। फिर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पास करता है हाई कोर्ट के कोटा सिस्टम वाले ऑर्डर पर और उसको कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि 100 में से 93% जॉब्स मेरिट बेस पर होंगी और बाकी जो 7% है उनमें से 5% ही फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलेगा और बाकी 2% माइनॉरिटीज के लिए होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ने इसको भी मानने से मना कर दिया और कहा कि 5% भी कोटा क्यों देना है फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को। और अब इतना सब होने के बाद स्टूडेंट्स की मांग थी कि शेख हसीना का रिजाइन, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स मारे गए और चीजें और बिगड़ती चली गई। फिर 4 अगस्त को स्टूडेंट्स ने क्लास में जाना बंद कर दिया और ढाका की तरफ एक मार्च स्टार्ट कर दी और इतनी सारी भीड़ ढाका की तरफ एक साथ निकल गई। और इस सबको लेकर सरकार ने क्या किया? सरकार ने और ज्यादा फोर्स इनके ऊपर छोड़ दी और एक ही दिन में 200 से 300 जानें चली गई और वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया।
यहाँ तक कि ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया, स्टूडेंट से यूनिवर्सिटीज में आग लगा दी, कई बिल्डिंगें जला दी गई। और इसी सब का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदू परिवार के घरों और उनके मंदिरों के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए। और इनमें से कई सारे ऐसे हिंदू थे जो खुद इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल भी थे, लेकिन फिर भी उनकी घरों पे हमले हुए। और अब आता है 5 अगस्त का दिन, जब प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर की तरफ बढ़ने लगे। ठीक दिन के समय 1:30 पर शेख हसीना की सिक्योरिटी ने कहा कि अब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, बात और बिगड़ जाएगी, हमको यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तक आर्मी भी शेख हसीना से बगावत पर उतर गई थी। तो जैसे शेख हसीना वहां से चली जाती हैं, तब आर्मी उनके घर के बैरिकेड भी हटा देती है और प्रोटेस्टर्स उनके घर में घुस जाते हैं और लूटपाट शुरू कर देते हैं। तो सब होने के बाद फिर वहाँ की आर्मी ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और कहा कि अब हम एक अंतरिम सरकार बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে কার্যকর। काफी ज्यादा लोग इस डिसीजन से खुश भी थे। उनका कहना था कि फाइनली अब बांग्लादेश के अंदर एक नई और अच्छी सरकार आएगी। और भारत जैसे इस बड़े देश के लिए ये काफी बड़ी समस्या की बात है कि उसके नेबरिंग कंट्री में इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है।